गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और रोज की तरह हम लोग आज फिर से लिए आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। तो पहले जो दो टॉपिक हैं वो हमारे डिफेंस सेक्टर से आते हैं और एक का नाम है विक्रांत और दूसरे का नाम है न्यू नेवल एनसाइन। तो बेसिकली विक्रांत को हम लोगों ने कमीशन कर दिया है हमारी नेवल फोर्सेस के अंदर में, नेवी में। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे और उसका साइन भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे तो एक ही टॉपिक है लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर कवर किया गया है। मजेदार टॉपिक रहने वाला है, अच्छा रहेगा। पैडी कल्टीवेशन ओवरऑल इंडिया में डिक्रीज हुआ है 2022 के अंदर थोड़ा सा, उसका रीजन क्या है वो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पैडी कल्टीवेशन मतलब राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योग्राफी से हमारा टॉपिक कवर होता है। उसके बाद प्राइस कैप ऑन द रशियन ऑयल। तो भैया वेस्टर्न जो पावर है अमेरिका यूरोप, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से रशिया को काबू में कर लिया जाए और उसके लिए उन्होंने कई सारे सैंक्शंस भी लगाए हुए हैं। तो उसी एक सीरीज के अंदर एक और जो है उन्होंने स्टेप लिया है। ये क्या है, इसका पूरा मामला क्या है, इंडिया का यहाँ पे क्या डिफेंस रहने वाला है, क्या रोल रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। मैटरनिटी लीव के थोड़ा सा चेंज किया गया है जो सेंट्रल एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मॉनसून ने सितंबर रेनफॉल के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये भी काफी। और एनपीटी के बारे में बात करेंगे। ये आज का एक्चुअली एडिटोरियल सेशन है। और एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताऊंगा। और प्रेजेंटली जो P5 कंट्रीज हैं, मतलब जो परमानेंट कंट्री है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उनके बीच में रिलेशन किस तरह से चेंज हो रहे हैं और इंडिया का एनपीटी के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। और कुछ एमसीक्यूज वगैरह वो सब हम लोग देखेंगे। अब फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। इस न्यूज को अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। ये वाली न्यूज जो यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक एक्टिविस्ट थी, गुजरात से बिलोंग करती थी, महाराष्ट्र वगैरह में का काम रहता था। तो इनको भी जेल में डाल दिया गया है बिकॉज कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था उसकी वजह से। तो ये ग्रांट इंटरिम बेल के लिए बात करें तो ये वर्ड हम लोगों को पहले भी सुना हुआ ना, इंटरिम बेल। हमारे पास तीन तरह की बेल होती है ना, हमारे पास रेगुलर बेल होती है, एक हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल होती है और एक इंटरिम बेल होती है ना। रेगुलर बेल तो आपको रेगुलर बेल मिलती है जो बेलेबल वारंट जो ऑफेंस होते हैं उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बेलेबल का मतलब ही यही है कि हमें बेल हो जाती है। फिर एक आता है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी मतलब जो अरेस्ट होने से पहले ही आपकी बेल हो जाती है। एंटीसिपेशन का मतलब होता है ना, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, तो उससे पहले ही हो जाती है। फिर एक आती है इंटरिम बेल। जब आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग होती है तो उस बीच में कोर्ट आपको इंटरिम बेल दे सकता है। तो अभी इनकी एप्लीकेशन बेसिकली पेंडिंग है तो इसलिए कोर्ट ने कहा है कि अभी इनको हम लोग इंटरिम बेल दे सकते हैं। खैर ये मामला तो आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, फिलहाल के लिए तो खास इंपॉर्टेंट है नहीं। इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर लेवल मीटिंग। तो देखिए ऐसा ही होता है कि जब मेजर मीटिंग होती है उससे पहले सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग होती है। तो अगर आने वाली बड़ी मीटिंग में क्या क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में तैयारियां वगैरह की जाती हैं। और यहाँ पे दो मीटिंग की बात की गई है। पहली मीटिंग है यहाँ पे शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग है जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। मोदी जी जाएंगे रशिया के अंदर, मतलब मोदी जी जाने वाले हैं तो वहाँ पे रशिया, चाइना, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया, ईरान, इन लीडर से भी मिलने वाले हैं। एक मीटिंग होने वाली है किसकी, क्वाड की मीटिंग होने वाली है। तो क्वाड से पहले जो है यहाँ पे सीनियर लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग हुई है जिसमें वो बैठ के यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जब बात होगी तब देखेंगे, अभी तो कुछ खास इसमें दमदार चीज हुई नहीं है। और वैसे भी कोड के बारे में, एससीयू के बारे में ऑलरेडी हमें बहुत अच्छे से पता है। जब ये मीटिंग होगी तब इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे, ठीक है जी। चलो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है एक तो कि हम लोगों ने अपना एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो 8 दिन बचे हुए हैं आपके पास। अगर आपको लॉन्च करना है तो आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पर लिंक करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी का हर चीज आपको कवर कराएंगे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और क्योंकि आपको पता है बेसिक्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये वीडियो आपने बिना लाइक करे आगे नहीं जाना है। तो पहले तो सभी लोग इसको लाइक करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला और एक ऐसा टॉपिक जिसपे हम लोग सभी प्राउड फील करते हैं वो है विक्रांत। विक्रांत जैसे आजकल बहुत सारे बच्चों का नाम सचिन तेंदुलकर, सचिन होता है, तेंदुलकर नहीं होता है, सचिन होता है। किसी का नाम कपिल होता है तो कपिल देव के नाम पे बच्चे का नाम कपिल रख देते हैं, सचिन के नाम पे बच्चे का नाम सचिन रख देते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से विक्रांत हमारा एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये जो नाम रखा गया है विक्रांत, ये पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पे ही रखा गया है। हम लोगों ने ब्रिटेन से 1967 में जो है एक एयरक्राफ्ट, सॉरी 1961 में एक एयरक्राफ्ट लिया था ब्रिटेन से जिसका नाम था विक्रांत। फाइनली 1997 में हम लोगों ने उसको डीकमीशन कर दिया था क्योंकि बूढ़ा हो गया था, पुराना हो गया था। और वैसे भी ब्रिटेन से भी हम लोगों ने सेकंड हैंड ही उसको लिया था।
और 1965 का जब वॉर हुआ, 1971 का जब वॉर हुआ, भाई इसने बहुत कमाल किया था उस समय, काफी डिसाइसिव रहा था ये विक्ट्री में हमारी। तो उसको, उसकी याद में, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए अभी नए वाले का नाम भी हम लोगों ने विक्रांत ही रखा है। एयरक्राफ्ट कैरियर देखिए कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इसकी लेंथ कितनी है, 265 मीटर। आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 2 फुटबॉल के ग्राउंड जितनी जो है इसका एरिया है। फुटबॉल का ग्राउंड अपने आप में बहुत बड़ा होता है, तो सोच के देखिए इतना बड़ा तामझाम है ये, और ये ओशियंस के ऊपर चलता है, समझ रहे हो। हाइट कितनी है, 61 मीटर इसकी हाइट है। विड्थ जो है वो भी 61.6 है, और फ्लाइट डेक एरिया जो है वो इतना है, और डिस्प्लेसमेंट एरिया जो है इतना है। 1600 से ज़्यादा लोग इस पे काम कर सकते हैं। जो है इस क्रू मेंबर जो होते हैं 1600 के आसपास रहेंगे। मैक्सिमम स्पीड इसकी 28 नोट्स रहती है, क्रूजिंग स्पीड 18 नोट्स रहती है। और उसके अलावा जो है 30 से ज़्यादा जो है फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह और हेलीकॉप्टर आप यहाँ पे रख सकते हो, जिसका जैसे MiG-21 के, कमो, MH-64, ये वगैरह आप सब रख सकते, थोड़ा बहुत आप इसको देख सकते हो। तो एक तो ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। क्या पहले बता चुका हूं ना, वो कैरियर का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को ढोता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो ये किसको लेके जाता है भाई, एयरक्राफ्ट को लेके जाता है। एयरक्राफ्ट को अपने ऊपर ढो के लेके जाता है, तो ये समंदर के अंदर रहता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर की बड़ी खास बात होती है कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये, मतलब ये ग्राउंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। इनके पास इतना तामझाम, इतना वेपन्स और इतनी एनर्जी होती है कि कई महीनों तक ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं अपने आप में, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ी चीज है। आपको मैं बताता चलूं कि डिफेंस सेक्टर में 2-3 टेक्नोलॉजी ऐसी होती है जिसे लैंडमार्क टेक्नोलॉजी माना जाता है। जैसे एक तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, ऑफ कोर्स, है ना, दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में। एक आता है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना, समझ रहे हो, ये दूसरे नंबर पे। इतना डिफिकल्ट होता है एयरक्राफ्ट बनाने, कैरियर बनाने को, 10 से 15 साल लग जाते हैं एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में। तो बहुत बड़ी बात है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे चाहिए होती है आपको। फिर आता है आपका इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मजे की बात यह है, हम लोग ये तीनों काम कर सकते हैं। हम लोग न्यूक्लियर बम तो हम लोगों ने बना ही लिया, एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम लोगों ने बना लिया, और इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हमारे पास अग्नि वगैरह है ही, है ना। तो इंडिया डिफेंस सेक्टर में आप ये समझ लीजिए इस समय वर्ल्ड लीडर के तौर पे उभर के आया है। यही एक चीज ऐसी थी इंडिया के पास जो अभी हमारे पास नहीं थी। कई सारी कंट्री हैं, जैसे इटली है, फ्रांस है, जापान, फ्रांस है, USA है, चाइना है, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी थी, अभी इंडिया के पास भी आ गई है। मजेदार बात यह है कि इसका डिजाइन और इसकी मैन्युफैक्चरिंग वो दोनों इंडिया में हुई है, समझ रहे हो। इतनी बड़ी बात है, इसके अंदर 76% जो भी पुर्जे लगे हुए हैं वो सब इंडिया के हैं। सिर्फ 24% ही हम लोगों ने बाहर से लिया, वो तो लेना ही पड़ता है ऑफ कोर्स, है ना। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो कोचिन शिपयार्ड जो कंपनी है केरला के अंदर, वहां पे हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। बाकी लेंथ वेंथ आपको मैंने अलग से बता ही दी है। जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है उसका नाम है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मैकेनिज्म, स्टोबार जिसको बोलते हैं। ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं इसके ऊपर से, उनका जो टेक ऑफ टाइम है वो काफी कम होता है। मतलब उनको बहुत ज्यादा बड़ा रनवे नहीं मिलता है, छोटा रनवे मिलता है। या फिर ये कह सकते हो यहाँ पे ये वर्टिकल लैंडिंग होती है, वर्टिकल लैंडिंग यहाँ पे करवाई जाती है, क्योंकि डेक छोटा है ना, तो आप ज्यादा नहीं कर सकते, वर्टिकल लैंडिंग होती है। और वर्टिकल लैंडिंग जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा बड़े उसकी जो है प्लेन्स वगैरह के नहीं हो सकती है, जेट प्लेन्स वगैरह की, छोटे प्लेन्स होती है। इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग सू को, जैसे हमारे पास सुखोई है ना, उन प्लेन्स को हम लोग यहाँ पे जो है इसके ऊपर रखने वाले हैं। कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह भी हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो आपको पता है वो तो वर्टिकल लैंडिंग कर सकते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए विक्रांत के बारे में। इस समय तो इंडिया में 2 हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, एक है INS विक्रमादित्य जो हम लोगों ने रशिया से लिया था, और दूसरा हमारा खुद का है। तो ये चीज हो गई। बाकी रशिया वाला, USA चाइना वाले का नाम है फुजियान, यूनाइटेड किंगडम क्वीन एलिजाबेथ क्लास, रशिया जो है आप फ्रांस, ये अलग अलग से इनको देख सकते हो। तो एक तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हुई इंडिया में कि हम लोगों ने अपने एयरक्राफ्ट को जो है फाइनली कमीशन कर दिया। अभी 2-3 साल तक इसके ट्रायल चलेंगे अच्छे से, फिर फाइनली इसको जो है एक्टिव फोर्स में डाला जाएगा। इसी दिन जो है मोदी जी ने, मतलब सरकार ने, एक और चीज यहाँ पे चेंज किया, अपना फ्लैग चेंज किया, अपनी नेवी का फ्लैग हम लोगों ने चेंज किया। 2014 से पहले जो हमारा फ्लैग था
वो ये वाला था, ये देखिए। तो फ्लैग आप समझते हो ना कि जो शिप होता है उसके ऊपर जो फ्लैग टांगा जाता है जिससे उस कंट्री के कंट्री पता चल जाती है। तो यहाँ पे हमारा ट्राई कलर था, ये एक यूनियन जैक का क्रॉस है और इसके बीच में जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो ये चल रहा था। तो ये जो ये क्या है ना, ये क्रॉस क्या है, ये क्रॉस जो है ब्रिटेन की देन है। एक तो ये ब्रिटिश देखे ना यहाँ पे है ना ये क्रॉस, तो ये जो है कॉलोनियल लेगेसी का हमारा सिंबल था। अभी तक वो चल रहा था भाई इंडिया में, हमारी नेवी में, तो उसको चेंज करना तो जरूरी है ना। और जो सेंट पॉल थे उनके नाम पे भी बेसिकली ये दिया जा, सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं इसको, ठीक है। संत हुआ करते थे बहुत, ये मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी, उनके नाम पे रखा गया है। तो फिलहाल इंडिया ने कहा है कि भाई कॉलोनियल लेगेसी को हम लोग पीछे छोड़ के जाते हैं। भाई जब हम लोगों ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ही बना लिया खुद का, तो भाई अब कॉलोनियल लेगेसी का क्या रखना है। पहले तो चलो हम लोगों ने आपसे लिया था, हमारी जो पूरी नेवी थी वो आपके मॉडल के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन अब तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने उसको हटा दिया है। 1947-50 के बीच में ये वाला था रॉयल इंडियन नेवी की, जब हम लोग बात करते हैं रॉयल इंडियन नेवी कहा जाता था ब्रिटिश नेवी को, लेकिन जब इंडिया को आज़ादी मिली तो हम लोगों ने उसमें से रॉयल वर्ड हटा दिया, तो इंडियन नेवी हम लोगों ने उसका नाम रखा। फिर बाद में 1950 से लेके जो है हम लोगों ने यहाँ पे अपना ये इंडिया फ्लैग हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई कलर लगा दिया। फिर 2001 और 2004 के बीच में जो है हम लोगों ने इसको हटा दिया था, ये जो क्रॉस है ना इसको हटा दिया था, इसकी जगह हम लोगों ने ये वाला रख दिया था। फिर दोबारा से सरकार का पता नहीं क्या हुआ, उसका मूड चेंज हुआ, फिर गवर्नमेंट ने जो है 2004 में इसको चेंज कर दिया और फिर से जो है इस क्रॉस को हम लोग ले आए। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली रीजन क्या है इसका, बट वो इसको ले आए। लेकिन सरकार 2014 से, फिर 2014 में सरकार ने क्या किया, थोड़ा सा चेंज इसके अंदर किया। ये देखिए 2014 में सरकार ने एम्बलम के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिख दिया, पहले इसके अंदर सत्यमेव जयते नहीं था। और अभी फिलहाल सरकार ने इसको भी चेंज कर दिया है और फाइनली इस क्रॉस को हटा दिया है। तो ये है फाइनली हमारा नया साइन ऑफ इंडियन नेवी। ये किसको डेडिकेटेड है, ये शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है। शिवाजी महाराज को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन नेवी, क्योंकि उन्होंने ही यहाँ जो है नेवी बेवी का हुआ था। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो इसकी जो ऑक्टागोनल है, ये 8 डायरेक्शन को शो करता है। और ये क्या है ना, ये सील है, ये महाराज शिवाजी जी की सील हुआ करती थी, ठीक है। तो उसी के नाम पे जो है इनको यहाँ पे रखा गया, तो उनकी शेप हुआ करती थी, तो उनको ट्रिब्यूट भी हम लोगों ने दिया है। ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कई बार इस तरह की चीजें वो पूछ लेता है। तो किस तरह की जर्नी रही है हमारे अभी तक नेवी वाले साइन की, तो दैट इज द थिंग। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मैटरनिटी लीव इन केस ऑफ द इन्फेंट डेथ। इन्फेंट डेथ का मतलब यह है कि जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल छोटा होता है ना, और 28 डेज के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, मान लो, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। तो उस केस में जो मदर होती है भैया, उसके ऊपर बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है ना, बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है। तो देखिए जब बच्चा पेट में होता है, प्रेगनेंसी की तो आपको लीव मिलता ही मिलता है, वो तो प्रेगनेंसी आपके वो तो होता ही है। लेकिन अभी सरकार के पास काफी समय से प्रपोजल आ रहे थे कि जब इन्फेंट की डेथ हो जाती है तो उस समय अभी भी जो है मदर को बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मतलब ट्रोमा है ना यार, वो इमोशनली शैटर्ड हो जाती है और कितना दुख होता है जब छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है। तो सरकार ने कहा कि हम लोग यहाँ पे 60 डेज का जो है लीव देंगे, मैटरनिटी, स्पेशल मैटरनिटी लीव इसको उन्होंने बोला है, इन केस ऑफ इन्फेंट डेथ। अगर बच्चे की डेथ हो जाती है 60 दिन का छुट्टी देंगे। ये किसको दिया जाएगा, सबको नहीं दिया जाएगा। जो सेंट्रल एम्प्लॉइज है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं उनको ही दिया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये उनको दिया जाएगा जिसके पहले से 2 बच्चे नहीं हैं। अगर किसी के पहले से 2 बच्चे ऑलरेडी हैं और वो तीसरे बच्चा अगर इन्फेंट डेथ हुआ है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है थोड़ी सी अजीब चीज है ये, खैर जो सरकार ने किया है तो उसमें कुछ नहीं कह सकते। तो दैट इज द होल थिंग। पहले हमारे पास 1961 में मैटरनिटी लीव वाला कॉन्सेप्ट हुआ करता था, फिर बाद में सरकार ने उसके अंदर अमेंडमेंट किया, तो मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 1961 के अंदर हम लोगों ने चेंज किया। इसके अंदर जो है हम क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, जो महिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, उसको 26 वीक्स का लीव दिया जाता है, मैटरनिटी लीव जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर पहले मतलब फर्स्ट 12 वीक्स मैटरनिटी लीव फॉर द चिल्ड्रन बियॉन्ड द फर्स्ट 2
12 वीक्स लीव फॉर द मंथ्स अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 3 मंथ्स। अगर 3 महीने से कम का बच्चे का अडॉप्ट आपने किया तो 12 महीने की लीव दी जाती है। तो ये जो कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और इंडिया जो है दुनिया के कुछ गिने चुने कंट्रीज में से है जहाँ पे 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव दी जाती है। ये टॉपिक तो हम लोग पहले से कर चुके हैं, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मतलब ऐसे सब जो है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन थी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी ये वाली है, ठीक है। ये आप उसी इन्फो अपने नोट्स के अंदर ऐड कर सकते हो, नया वाला जो चेंज हुआ है स्पेशल मैटरनिटी लीव वाला, ठीक है जी। चलिए, पैडी कल्टीवेशन सीज डिक्लाइन। पैडी कल्टीवेशन में तो राइस कल्टीवेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो 5.6% डिक्लाइन हो गई है इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में। इसका रीजन जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो क्या है? सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है हाइयर इनपुट कॉस्ट, पर्टिकुलरली द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द फर्टिलाइजर। तो भैया ये रशिया यूक्रेन में जो हो रहा है उसकी वजह से फर्टिलाइजर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर के लिए जो रॉ मटेरियल हम लोग इंपोर्ट करते थे वो यूक्रेन और रशिया से किया करते थे। हम नहीं, पूरी दुनिया में फर्टिलाइजर प्राइसेस में बहुत हाई है, और फर्टिलाइजर प्राइस हाई हो जाते हैं तो हमारी जो आउटपुट होता है उसका प्राइस भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन जो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कहा है ना कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया में जो है राइस कल्टीवेशन कम हुआ है, क्योंकि पैडी एक ऐसा क्रॉप है जो काफी ज्यादा इनपुट कॉस्ट की डिमांड करता है ना। तो ये कहा गया है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड वगैरह में सबसे ज्यादा डिक्रीज देखा गया है, जबकि हर जगह ऐसा नहीं है। कुछ एरिया में इंक्रीज भी हुआ है पैडी कल्टीवेशन, जैसे हरियाणा, नागालैंड, तेलंगाना, हल्का फुल्का यहाँ पे एरिया इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये स्लाइड मैंने ऐड कर दी है जो हम लोग पहले भी अच्छे से कर चुके हैं। इंडिया में जो है राइस के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। 32 से लेके 22 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए होता है और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, इसलिए इसको मानसून के टाइम पे ग्रो किया जाता है, क्योंकि पानी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, सब कुछ होता है। 150 से लेके 300 सेंटीमीटर तक का इसको जो है रेनफॉल चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं मिलता है तो फिर आपको आर्टिफिशियल इरिगेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे हरियाणा पंजाब वाले इस एरिया में इतना रेनफॉल थोड़ी होता है, लेस देन 100 सेंटीमीटर होता है, फिर भी यहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है, तो यहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इरिगेशन कहाँ से आएगा भैया? अंडरग्राउंड वाटर से आएगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए इस एरिया में अंडरग्राउंड वाटर को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है फॉर पैडी कल्टीवेशन। और थोड़े समय पहले हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, क्या टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने? इनविजिबल वाटर एक्सपोर्ट, है ना। तो इस एरिया में जो पैडी कल्टीवेशन हम लोग ग्रो करते हैं और फिर बाद में उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपना कीमती पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से अपने ग्राउंड वाटर को विदेशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा टॉपिक कर लिया था, फ्यूचर में कभी आएगा तो दोबारा हम इसको कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आप इसका देख सकते हो, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ इंडिया का जो है ये स्टेपल फूड होता है, मतलब सब हम लोग भात खाना पसंद करते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड, ये थोड़ा आप देख सकते हो। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है एक साल में कई बार 3 पैडी कल्टीवेशन भी ग्रो की जाती हैं। ओस, अमन और बोरो उनका नाम रहता है, ये थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास था नहीं। आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये प्रिडिक्ट किया है कि सितंबर के महीने में, यानी कि जो चल गया है, इसके अंदर इंडिया में अबव एवरेज रेनफॉल होने वाला है, एवरेज से ज्यादा होने वाला है, ये उन्होंने प्रिडिक्ट किया है। ऐसा पहली बार हुआ है आईएमडी की हिस्ट्री में कि 4 साल लगातार सितंबर के महीने में अबव रेनफॉल होगा। इससे पहले इसको नहीं देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल कि भाई मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है, समझ रहे हो ना। मॉनसून का पैटर्न चेंज हो रहा है। कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है? वैसे मॉनसून के हमारे पास 4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। जून के महीने में रेनफॉल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेस देन एवरेज हो रहा है। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में यूजुअली क्या होता है? रिट्रीटिंग मॉनसून होता है ना, मॉनसून वापस जाना शुरू कर देता है। लेकिन पिछले 4-5 साल से हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं, सितंबर के महीने में अबव एवरेज रेनफॉल होता है। तो ये पूरा क्लाइमेट चेंज से इसको जोड़ के देख सकते हो, मॉनसून के पैटर्न जो चेंज हो रहा है उससे जोड़ के आप इसको क्लियरली देख सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पे जो है आईएमडी ने कहा है। दूसरी बात, इसका रीजन क्या है जो इस बार इन्होंने बताया है? हालांकि इन्होंने कहा है कि कोई खास ऐसा रीजन नहीं है, इट इज कंप्लीटली अननोन फॉर अस, लेकिन एक रीजन यहाँ पे ला नीना का भी हो सकता है। आपको पता है कि जब ओवरऑल ला नीना होता है तो मॉनसून वैसे भी बढ़ जाता है, हमेशा नहीं बढ़ता है लेकिन चांसेस होते हैं कि मॉनसून बेटर हो। ला नीना का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो पैसिफिक ओशन है वो ठंडा हो जाता है कंपैरेटिवली। वैसे तो पैसिफिक ओशन का जो
हमारा ईस्टर्न वाला पार्ट होता है वो ऑलरेडी ठंडा होता है क्योंकि वहां पे पेरुवियन कोल्ड करंट होता है, लेकिन ला नीना वाले केस में वो थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में मानसून थोड़ा सा बेटर हो जाता है। ठीक है, इस बार ला नीना चल रहा है वहां पे और इक्वेटोरियल पैसिफिक वाले रीजन में, तो वो भी एक इम्पैक्ट हो सकता है ऑफ कोर्स। तो इन्होंने कहा है कि भाई सितंबर के महीने में रेनफॉल जो है वो अपनी एवरेज से कितना 9% तक ज्यादा हो सकता है। 9% लॉन्ग पीरियड एवरेज के हिसाब से। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब दोस्तों होता है कि 1971 से लेके 2020 मतलब पिछले 50 सालों का हम लोग एवरेज निकालते हैं मॉनसून को मेजर करने के लिए। पिछले 50 सालों का हमारा जो एवरेज है वो कितना है 167.9 mm इन द सितंबर मंथ। तो इसका मतलब इस बार जो है सितंबर में इससे ज्यादा रेनफॉल होने वाला है। ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या रहता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आईएमडी के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिशनल आपके लिए मैंने अलग से ऐड किया है, इसको डेफिनेटली आप अलग से पढ़ सकते हो। 1875 में हम लोगों ने इसका अडॉप्ट किया था। पुणे के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है, उसके अलावा कुछ रीजनल ऑफिस भी हमारे पास है। लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब होता है कि जब हम लोग 50 साल की एवरेज यहाँ पे निकालते हैं तो इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि जो रेनफॉल होगा वो अबव नॉर्मल होगा, बिलो नॉर्मल होगा, डेफिसिट होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, वो थोड़ा आप देख लीजिए। तो 167.9 जो अभी हम लोगों ने किया था वो रहता है। तो अगर 10% के आसपास होता है, ठीक है, प्लस माइनस 10%, तो उसे कहा जाता है नॉर्मल। अगर वो लेस देन 10% होता है तो उसे कहते हैं बिलो नॉर्मल। ठीक है, जब वो 104 या 110% के आसपास होता है अपने नॉर्मल एवरेज से, जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसको बोला जाता है अबव रेनफॉल। ठीक है, और जब वो 90% से कम होता है तो डेफिसिट, और जब 110% से ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस रेनफॉल उसको बोलते हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से इसको मिला मैं कम से कम 5-6 बार कर चुका हूँ अपनी इसी क्लास में, कहीं ना कहीं किसी बहाने से, जब से मानसून स्टार्ट हुआ है। और ये सिर्फ एडिशनल आर्टिकल आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है कि मानसून को प्रिडिक्ट करने के लिए आईएमडी जो है वो 6 पैरामीटर को कंसिडर करता है। सबका नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पुरानी स्लाइड है आपके पास ऑलरेडी, ये होगी मोस्टली बच्चों के पास। जो पहली बार न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं चैनल के पास, उनके पास शायद ना हो, लेकिन मोस्टली बच्चों के पास हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये आपके एनसीईआरटी वगैरह में इन्फॉर्मेशन ऐसा सच नहीं है, ये आपको मैंने अलग से ऐड करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो कितना एफर्ट लेते हैं हम आपके लिए, तो इसलिए कम से कम हम लोग लाइक वगैरह तो डिजर्व करते ही हैं, तो लाइक वगैरह किया करें सभी लोग। चलिए जी, G7 agrees to implement the price cap on the Russian oil। प्राइस कैप का मतलब समझ रहे हो ना? प्राइस कैप का मतलब ये होता है कि भैया आप इस कीमत से ऊपर अपने ऑयल को नहीं बेच सकते। तो ये मैक्सिमम लिमिट इन्होंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, इससे ज्यादा आप नहीं बेच सकते हो, ये मतलब होता है प्राइस कैप का। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि रशिया क्रूड ऑयल जो है वो महंगे दामों पे ना बेच सके, क्योंकि देखिए रशिया जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल हर साल बेचता है, 130 बिलियन डॉलर के आसपास का बेचता है। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, तो रशिया जो है महंगे दाम पे बहुत सारी कंट्री को तेल बेच रहा है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह को इधर उधर, जिसकी वजह से उसको बहुत सारा पैसा मिल रहा है और वो यूक्रेन वाले अपने वॉर को फंड कर रहा है। तो उसकी फंडिंग को रोकने के लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि उसको स्लैश करना है रेवेन्यू को। वैसे तो इन्होंने मॉस्को के ऊपर, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन वो सैंक्शन इतने कामयाब हुए नहीं अभी तक। तो थोड़े हुए हैं, थोड़े नहीं हुए हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक स्टेप और यहाँ पे चला है। इन्होंने कहा है कि भाई जो रशियन ऑयल है उसके ऊपर हम एक कैप लगाएंगे। कोई भी कंट्री अगर रशिया से खरीदती है ऑयल तो इससे ज्यादा वो पे ना करे, है ना। ये कम से कम जो है लिमिट है, इसको उसको आपको पे करना पड़ेगा। एक लिमिट आपने लगा दिया तो जिससे रशिया का रेवेन्यू कम हो जाएगा। ठीक है, रशिया का रेवेन्यू कम हो जाएगा। आपको भी पता है कि इंडिया चाइना जो है वो डिस्काउंट पे रशिया से खूब सारा ऑयल खरीद रहे हैं, है ना। तो इंडिया के लिए भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है इस चीज को लेके। तो ये कुछ चीज उन्होंने यहाँ पे बोली है। लेकिन आप ये समझ रहे होंगे कि सर ये रशिया ऐसे कैसे कर सकते, मतलब ये G7 कंट्री ऐसा कैसे कर सकती है? G7 कर सकती है। देखिए क्या होता है, जब दुनिया में किसी भी कंट्री से आप क्रूड ऑयल मंगवाते हो, ठीक है, आप वो किसके थ्रू आता है? वो शिप के थ्रू आता है ना। कोई भी शिप होता है तो शिप के थ्रू आता है, कंटेनर वगैरह यहाँ पे खूब सारे रहते हैं। और इसका जो है होता है इंश्योरेंस, क्योंकि भाई ये कोई 10-20 रुपए का मामला तो है नहीं, करोड़ों रुपए का मामला है। तो इंश्योरेंस करवाया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा, समझ रहे हो। और आपको मैं बताता चलो, दुनिया में 95% जो ऑयल टैंकर होते हैं, इनका जो इंश्योरेंस है वो एक कंपनी के द्वारा कवर किया जाता है
जो लंदन बेस्ड कंपनी है, समझ रहे हो, 95% जो ऑयल टैंकर हैं दुनिया में, उनको लंदन की कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। और ये आज से नहीं करवाती, बहुत साल से करवाती है। इसके अलावा दुनिया में और इंश्योरेंस कंपनी आप ये समझ लीजिए थोड़ी बहुत है, यूरोपियन यूनियन वगैरह में ही है। तो अगर इंडिया रशिया से अगर ऑयल मंगवाएगा तो ये कंपनी आपको इंश्योरेंस नहीं देगी, और किसी भी चीज का इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो। तो ये इस वजह से वो रशिया के ऊपर और ऐसी कंट्री के ऊपर जो रशिया से ऑयल वगैरह इंपोर्ट करती हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। रशिया के ऊपर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक कीमत से ज्यादा अपने ऑयल का प्राइस हाई नहीं रख सकता। इसमें पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, तो जितना ऑयल का प्राइस ज्यादा होगा उतना ही रशिया की इनकम होगी, जितना ज्यादा रशिया की इनकम होगी उतना ही लंबे समय तक यूक्रेन के वॉर को खींच सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये पूरा हंगामा यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आने वाले समय में इंडिया के इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा रिएक्शन आया नहीं है। सरकार का जब रिएक्शन आएगा इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और बात कर सकते हैं। कल हम लोगों ने आपसे सवाल पूछे थे, वैसे तो एक सैटरडे वाले क्वेश्चंस थे, लेकिन कल हम लोगों ने ये नहीं कर पाए, तो आज आपको बता देता हूँ कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं भाई उनके, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर है। उसके अलावा कुछ सर्टेन क्लासेस हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस हैं, एंग्लो इंडियन जो क्लासेस हैं, उनके लिए जो है क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो 1, 3 एंड 4 है, तो 2 उसके अंदर नहीं है। परमानेंटली रिजर्वेशन ऑफ द सर्टेन पोस्ट द एंग्लो इंडियन, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जो हमारे पास यूनियन सर्विसेज होती हैं वहां पे एंग्लो इंडियंस के लिए कोई परमानेंट नहीं है। एंग्लो इंडियन समझ रहे हो ना आप, कि जिनका जो ओरिजिन होता है वो या तो आपकी मदर या आपके फादर जो है वो ब्रिटिश होते हैं, वो इंडिया में ही रहते हैं यहाँ के, ठीक है, अंग्रेजों के छोड़ जाने के बाद वो गए नहीं थे। एक एग्जांपल आपको दूं, आप सभी ने शक्तिमान तो देखा होगा, है ना। शक्तिमान में शक्तिमान के जो गुरु होते हैं, जॉन ओल्टर नाम है उनका रियल में, वो एंग्लो इंडियन है, ठीक है। बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर भी रहे हैं। अभी उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले। तो ये है, इनको कहते हैं एंग्लो इंडियंस, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे पता क्या बताओगे कि राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर क्या एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बताओ तो बात का मजा आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने आपको दिया था, why are the why there is a great concern about the microbeads that are released into atmosphere, तो they are considered harmful for the marine ecosystem। ये जो माइक्रोबीड्स होती हैं, छोटी छोटी जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, ये जो है हमारी जो फिश होती है, मरीन लाइफ होती है, उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और अल्टीमेटली उनके थ्रू ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। जब हम लोग फिश वगैरह कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी का पार्ट भी बन जाते हैं। आज का दोस्तों जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है एनपीटी को लेके। एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये मैं आपको डायरेक्ट न्यूज़पेपर से करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए अलग से ऐड किया है कि दुनिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स के स्प्रेड को लेके जो जो ट्रीटी हैं उनकी सबकी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप वो क्लियरली, ये सेल्फ स्टडी के लिए दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ सकते हो बैठ के, तो आपके नोट्स वगैरह भी तैयार यहाँ पे हो जाएंगे। तो एडिटोरियल में आज जो है हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए पूरा मामला क्या है। एनपीटी का मतलब होता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन तो आप समझ ही रहे होंगे। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि जब एक चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाती है, उसे प्रोलिफरेशन बोलते हैं। कि मतलब आप किसी और चीज के अंदर एंट्री कर जाते हो एक चीज को छोड़ के, उसे नॉन जो है प्रोलिफरेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि जैसे पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान ने वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को दे दी, तो ये क्या हो गया, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन हो गया, पाकिस्तान से नॉर्थ कोरिया में चली गई, इससे कहते हैं प्रोलिफरेशन। तो हम लोगों को क्या करना है, नॉन प्रोलिफरेशन करना है, मतलब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर होने से रोकना है। इसके लिए एक ट्रीटी की गई थी, उस ट्रीटी को कहा जाता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। थोड़ा आपको बता देता हूं, ये 1968 में जो है और सिग्नेचर करने के लिए ओपन हुई थी, और 1970 में इसको फाइनली सिग्नेचर वगैरह करके एनफोर्स हो गया था। दुनिया की मोस्टली कंट्री जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट है। कुछ कंट्री को छोड़ के, जैसे इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इजराइल भी इसका पार्ट नहीं है, पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है, साउथ सुडान भी इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज का पार्ट यहाँ पे है नहीं। अरे क्या हो गया इसको, ठीक है।
तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। बाकी क्या कहता है देखिए, इंडिया इसका पार्ट क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा आपको मैं वैसे बता देता हूँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मैंने आपको बता दिया। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में सबसे गलत बात पता क्या है, ये सिर्फ 5 कंट्रीज को ही रिकॉग्नाइज करता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, यूके, है ना, जो कि परमानेंट कंट्री है। उसके अलावा ये किसी और कंट्री को यू नो रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का ये कहना है कि 1 जुलाई 1967 इस डेट से पहले जिन कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन था वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। इस डेट के बाद जो है न्यूक्लियर वेपन को किसी दूसरी कंट्री को अलाउड नहीं है। लेकिन इंडिया ने कब किया था, 1974 में किया था। तो इंडिया का ये कहना है कि भाई ये जो ट्रीटी है वो बोगस है। ठीक है, जब आप न्यूक्लियर वेपन रख सकते हो तो दूसरी कंट्री को भी इक्वल राइट होना चाहिए। आप तीसमार खान नहीं हो, आप दूसरों को नहीं टोक सकते, या फिर आप खुद न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दो, तब भी बात बनेगी। ये कौन सी बात हुई, हम तो न्यूक्लियर वेपन रखेंगे और कोई नहीं रखेगा। तो इसीलिए जो है इंडिया ने इसको साइन नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने 1964 में 74 में किया था सबसे पहला टेस्ट, क्योंकि उस समय तक चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, तो मजबूरी में हम लोगों को भी करना पड़ा, सीधी सी बात है। और जब इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो पाकिस्तान तो कैसे ही हो सकता है। इसराइल इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन तो है, लेकिन इसराइल ने आज तक टेस्ट नहीं किया है और उसने खुलेआम इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है। ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे इंडिया का पता होना चाहिए। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें। अब बात करते हैं इसके बारे में, रिव्यू कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इस बार जो है वो जो है रिव्यू न्यूयॉर्क में हुआ। हालांकि ये 2020 में होना था, लेकिन अभी वो कोविड की वजह से वहां पे नहीं हो पाया। तो 52 ईयर्स हो गए हैं, 70s में किया था ना हम लोगों ने, तो 52 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को किए हुए। तो इसमें रिव्यू में ये किया जाता है कि भाई ये जो ट्रीटी है कितनी सक्सेसफुल हुई, कितनी सक्सेसफुल नहीं हुई, उसके बारे में बात किया जाता है। अभी तक जो ट्रेंड था वो क्या चल रहा था, अभी तक ट्रेंड ये था कि ये जो 5 कंट्री थी वो एकजुट थी। जैसे ही कोई छठी कंट्री जो है वो बात करती थी न्यूक्लियर वेपन का, इसको डांट देते थे। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, पहली बार ऐसा हुआ है रिव्यू कमेटी के अंदर कि ये 5 कंट्री जो है वो अलग अलग बात कर रही हैं बिकॉज ऑफ चाइना एंड रशिया। चाहे अमेरिका के रशिया के साथ जितने मर्जी रिलेशन खराब हो कोल्ड वॉर के दौरान, लेकिन जब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बात आती थी तो ये 5 कंट्री जो है यही बोलती थी कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन रखेंगे, कोई और नहीं रखेगा। पहली बार जो है इनमें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती हुई नजर आ रही है, रशिया की वजह से और ईरान की वजह से भी। ठीक है, क्योंकि ईरान जो है काफी चीजें कर रहा है, ये एक तो आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ पे कि इन्होंने छोटा सा जो डिस्कशन किया है वो किया है ज़ैपोरिज़िया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि यूक्रेन के अंदर है ना, दुनिया का सबसे बड़ा। तो इसको लेके भी थोड़ा डेंजर चल रहा है क्योंकि रशिया ने यहाँ पे कुछ बम्बार्डमेंट वगैरह किया था। ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी तो घुमा फिरा के इसने जो है बार बार उसी बात को यहाँ पे डिस्कशन किया है। तो इनका ये कहना है कि भाई ये जो ट्रीटी है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये सिर्फ नाम नाम की ट्रीटी है या कुछ नहीं, इसने एक्चुअली अचीव किया भी है कि नहीं किया है। इनका कहना है कि बिल्कुल किया है। ऐसा माना जा रहा था 1980s तक ये कहा जाता था कि आने वाले 50 सालों में दुनिया में कम से कम 25 देशों के पास न्यूक्लियर बम होंगे, न्यूक्लियर वेपन होंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। इन 5 कंट्रीज के अलावा इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर बम है। इसका मतलब इसने अच्छा काम तो किया है। अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ना होती तब ये समझ लीजिए इस समय दुनिया में 25 से 30 देशों के पास न्यूक्लियर बम होते। टर्की ने तो ऑलमोस्ट बना ही लिया है, अरे साउथ अफ्रीका ने तो बना ही लिया था। साउथ अफ्रीका के पास तो न्यूक्लियर वेपन था, बाद में उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और कनाडा वगैरह का क्या है, जब चाहे तब मर्जी बना सकती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। जर्मनी जब मर्जी चाहे बना सकती है, जापान जब मर्जी चाहे बना सकता है, सऊदी अरेबिया जब मर्जी बना ले, है ना। तो अगर नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी ना होती तो ये सारी चीजें यहाँ पे एज सच नहीं हो सकती थी। तो एक तो इन्होंने यहाँ पे बड़ी बात ये बोली है। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि भाई कि जो रशिया और यूएसएसआर की जब हम लोग बात करते हैं और अभी यूएसए के साथ इस पंगे जो इनके बीच में इशू चल रहे हैं,
इसके बीच में कैसे टेंशन इन्होंने दूर किया? देखिए, इनका ये कहना है कि अर्ली 1980s तक दिक्कत ये थी कि रशिया और उस समय जो है कोल्ड वॉर जो है वो पीक पे चल रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्री ने हजारों की संख्या में न्यूक्लियर वेपन को डिजाइन कर लिया था और बना लिया था। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की वजह से इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को भी डिक्रीज कर दिया था। तो जहां एक समय में दुनिया में 15,000 से लेके 20,000 तक न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे इन दोनों कंट्री के पास, उसको इन्होंने काफी ज्यादा रिड्यूस कर दिया है थैंक्स टू नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो कुछ कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली यहां पे हुआ है। दूसरी बात, रशिया और अमेरिका के बीच में एक और ट्रीटी हुआ करती थी, ठीक है, जिसे कहा जाता था इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी। इसकी वजह से क्या होता था, इन दोनों कंट्री के अंदर एग्रीमेंट था कि ऐसी कोई भी मिसाइल जो न्यूक्लियर वेपन लेके जा सकती है, उसकी रेंज अगर 500 से लेके 5500 किलोमीटर तक होती है, तो उसको ग्राउंड लॉन्चर से हटाना है। ये इनकी ट्रीटी थी। लेकिन 2019 में मिस्टर ट्रंप ने जो है इस ट्रीटी से अपने नाम को वापस ले लिया, क्योंकि अभी जो है सीन के अंदर सिर्फ रशिया नहीं है भाई, सीन में चाइना भी आ गया है। तो अमेरिका का ये कहना है कि भाई अभी हमारे पास नए थ्रेट हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग इस ट्रीटी से वापस अपना नाम लेते हैं। हालांकि अमेरिका ने यह कहा है कि हम लोग टेस्टिंग नहीं करेंगे नए वेपन्स की, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको मॉडर्नाइज जरूर करेंगे, ये इन्होंने कहा। आपको पहले से भी पता है कि रशिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रीटी है अभी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2026 में एंड हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी। लेकिन इस चीज की चांस बहुत कम है कि इस ट्रीटी को लोग दोबारा से रिन्यू करेंगे, तो 2026 में ये रिन्यू नहीं होगी। तो अभी 2026 का वेट है, और इसके बाद फिर से जो है मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि रशिया तो अभी खैर और न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में नहीं है, उसके पास तो इतना पैसा नहीं है। चाइना यहाँ पे जो है पंगा कर सकता है। चाइना में अभी तक ऐसा माना जाता है कि 250 से लेके 300 न्यूक्लियर वेपन हैं चाइना के पास, ठीक है। लेकिन चाइना का टारगेट है कि 2030 तक चाइना जो है 1000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इवन इससे भी पहले 2026 2027 तक बना सकता है। तो अभी पहले जो रोल रशिया का हुआ करता था अमेरिका के साथ, वो रोल अभी चाइना ने यहाँ पे ले लिया है। चाइना की जो पॉलिसी हुआ करती थी वो लगभग इंडिया जैसी पॉलिसी हुआ करती थी, जिसे हम लोग कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। इंडिया की तो यही पॉलिसी है ना। और एक कहा जाता है मिनिमम डेटरेंस। चाइना ये कहता था कि मेरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डिफेंसिव पर्पस के लिए है, ऑफेंसिव पर्पस के लिए नहीं है, जैसे इंडिया कहता है। इंडिया की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, चाइना की भी सेम पॉलिसी है। चाइना ने बिना अनाउंस किए हुए अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया है। अरे भाई, 1000 न्यूक्लियर वेपन बनाने का क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब तो यही है कि आप मिनिमम डिटरेंस में बिलीव ही नहीं कर रहे हो, है ना, आप तो मैक्सिमम डिटरेंस की तरफ जा रहे हो। ये जो है इन्होंने इस चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कही है। इसके अलावा और भी कुछ ट्रीटी हैं, जैसे सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसके अंदर कोई भी जो है कंट्री जो है नया न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेगी। लेकिन ये ट्रीटी जो है अभी तक पास नहीं हो पाई है, क्योंकि यूएसए ने और रशिया ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। ये जो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एनपीटी क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा इसकी सक्सेस के बारे में हम बात कर सकते हो कि हाँ ये एक्चुअली में सक्सेसफुल हुई है। थोड़ी इसके फेलियर के बारे में बात कर सकते हो कि कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एनपीटी के ऊपर जो है खतरा मंडरा रहा है। 2022 के में जो रिव्यू कमेटी हुई है उसके बारे में बात कर सकते हो, किस तरह से जो P5 कंट्रीज हैं, है ना, वो एक सहमति नहीं है उनके बीच में। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डिस्कस इन योर आंसर, यहाँ से अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है तो। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो है आप डेफिनेटली और ट्रीटीज के बारे में डिस्कस करा यहाँ पे कर सकते हो, जो एडिशनल आर्टिकल मैंने आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो पीटीबीटी के बारे में बात कर सकते हो भाई, सीबीटीबी के बारे में बात, सीएनटीबी के बारे में बात कर सकते हो, टीपीएनडब्ल्यू के बारे में बात कर सकते हो। इन सब के बारे में उस आर्टिकल के अंदर थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो आप इसको भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।